नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्यूटिंग की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड को आगामी कुछ सालों के भीतर विकसित बनाने और बहुआयामी गरीबी से निपटने की तरफ धामी सरकार का पूरा जोर रहने वाला है। साथ ही आपको बताते चले कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट सत्र में प्रदेश सरकार ने 89,230 करोड़ रुपए का बजट सदन में पेश किया है। बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, महिला, किसान पर जोर दिया गया। वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता नवीन जोशी ने भी कहा कि सरकार का कोई भी काम धरातल पर नहीं दिखता है। इस बार का बजट निराशाजनक बजट है और ये बजट सिर्फ कॉपी पेस्ट वाला बजट है। देखिए, इस बार जो बीजेपी ने बजट पेश किया है वो बहुत ही निराशाजनक बजट है। कोई इसमें ऐसा उन्होंने शामिल नहीं किया है जिनको इनकी उपलब्धि किया जा सके। ये कॉपी पेस्ट करके जो पुराना बजट है उसी को ये आगे लेके आ रहे हैं। जो राज्यपाल का अभिभाषण होता है उसमें सरकार का रोड मैप तैयार होता है कि सरकार आगे क्या योजनाएं करने वाली है और क्या उनके फ्यूचर में प्लानिंग है। ऐसी कोई भी इसमें योजना नहीं है जिसमें हम कहें कि महिलाओं के उत्थान के लिए कोई योजना बनाई गई हो, कानून व्यवस्था के लिए कोई योजना बनाई गई हो, जो हमारे बेरोजगार साथी हैं उनके उत्थान के लिए कोई योजना बनाई गई हो, पलायन रोकने के लिए कोई योजना बनाई गई हो। ऐसी कोई योजना और इस बजट में हमको देखने को नहीं मिली। कुल मिलाकर ये जो बजट है पूरा निराशाजनक है। इससे राज्य की जनता को कोई फायदा होने वाला नहीं। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें कि विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन है। राज्य सरकार के बजट पर होगी चर्चा। राज्य सरकार के 89,230 करोड़ का बजट पेश किया गया है। बजट पेश होने के बाद में विपक्ष नाखुश नजर आया। बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर विधायक अपने अपने क्षेत्र की मांगों को उठाएंगे। विधायक मंत्रियों से पूछेंगे सवाल। राज्यपाल के अभिभाषण पर होगी चर्चा। बड़ी खबर इस वक्त की देहरादून से, जहां पर विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन है और राज्य सरकार के बजट पर चर्चा होनी है। राज्य सरकार ने 89,230 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जिससे विपक्ष नाखुश नजर आ रहा। विधायक अपने अपने क्षेत्र के लिए मांग भी उठाएंगे। बड़ी खबर इस वक्त की, विधायक मंत्रियों से भी सवाल पूछे जाएंगे। राज्यपाल के अभिभाषण पर भी चर्चा की जाएगी। राज्य सरकार ने 89,230 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है, जिससे विपक्ष नाखुश नजर आ रहा। विधायक अपने अपने क्षेत्र की मांग को भी उठाएंगे। विधायक मंत्रियों से भी सवाल पूछे जाएंगे। राज्यपाल के अभिभाषण पर भी चर्चा होगी। राज्य सरकार ने 89,230 करोड़ का बजट पेश किया है और विपक्ष भी नाखुश नजर आ रहा। बड़ी खबर इस वक्त की देहरादून से, जहां पर विधानसभा का आज तीसरा दिन है और राज्यपाल के अभिभाषण पर भी चर्चा होनी है। खबर देहरादून से है, जहां पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मालसी रेंज में गुलदार के हमले में मारे गए बच्चे के परिवार को 6 लाख के मुआवजे का चेक भेंट किया है। उन्होंने पीड़ित परिवार को अपने कैंप कार्यालय में बुलाया था और इसके बाद में डीएफओ नीतीश मणि त्रिपाठी की मौजूदगी में उन्हें चेक भी दिया गया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि 4 लाख का मुआवजा केंद्र और 2 लाख का राज्य सरकार की ओर से दिया गया है। इसके अलावा सरकार पीड़ित परिवार की हर सहायता के लिए खड़ी है। एक बच्चा यशस्वी जिसकी 10 साल की उम्र थी, इस बात के हमले में उसकी मृत्यु हो गई थी और सरकार ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए जहां उसको मारने के आदेश दिए, वहीं आज 6 लाख का चेक उसके पिता मीर हमजा को 2 लाख रुपया प्रदेश सरकार और 4 लाख रुपया केंद्र सरकार से जो मुआवजा मिलता है उनको हमने दिया है। और इस कष्ट की घड़ी में पूरी सरकार इनके साथ में खड़ी है। कल मैं इनके परिवार में भी गया था, हाउस से बाहर निकल गया और आज मैंने उनसे कहा कि अपने अधिकारियों से कि तुरंत, देखिए हम किसी को वापस नहीं ला सकते। इस संकट की घड़ी में उनके साथ खड़ा होना, उनको ढाढ़स बनाना, उनका साहस बढ़ाना, ये हमारा कर्तव्य है। परिवहन विभाग के सौजन्य से सिडकुल स्थित एक निजी होटल में फास्ट रिस्पॉन्डर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में एनसीसी कैंडिडेट, वाहन चालक,
विद्यालय के छात्र छात्राएं और प्रवर्तन दल ने भाग लिया है। आरटीओ शैलेश तिवारी ने लोगों से रेड लाइट जंप न करने, तेज गति से वाहन न चलाने, वाहन में अधिक क्षमता से भार न ले जाने और साथ ही वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग न करने और नशे की हालत में वाहन का संचालन न करने की अपील की है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में एआरटीओ रश्मि पंत ने भी कहा कि किसी भी सड़क दुर्घटना के समय पीड़ित व्यक्ति को सबसे पहले सहायता उपलब्ध कराने और पीड़ित व्यक्ति का जीवन बचाने में फास्ट रिस्पॉन्डर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज परिवहन विभाग हरिद्वार के सौजन्य से एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर ट्रेनिंग का प्रोग्राम आयोजित किया गया है। फर्स्ट रिस्पॉन्डर वो व्यक्ति होता है जो दुर्घटना की स्थिति में सबसे पहले मदद के लिए आगे आता है। तो हमारे विभाग का ये है कि हम अधिक से अधिक फर्स्ट रिस्पॉन्डर तैयार करें। हम लोग एम्स ऋषिकेश में भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, हम लोग आरटीओ ऑफिस में भी दे रहे हैं। आज यहाँ हम लोगों ने सिडकुल में एक बड़ा प्रोग्राम किया है फर्स्ट रिस्पॉन्डर का। लगभग 100 से अधिक बच्चे इसमें और स्वयंसेवक पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें हम लोग लोगों को बता रहे हैं कि जब दुर्घटना हो जाती है हमें क्या करना चाहिए। दुर्घटना के बाद का 1 घंटा गोल्डन आवर होता है, इस समय हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए। जो अभियान है ये परिवहन विभाग द्वारा पूरे वर्ष भर चलाया जाता है। उसी प्रोग्राम के तहत ये फर्स्ट रिस्पॉन्डर ट्रेनिंग आयोजित की गई है। इसमें आज लगभग 150 प्रतिभागी प्रतिभाग कर रहे हैं, जिसमें 100 बच्चे ऋषिकुल आयुर्वेदिक महाविद्यालय से हैं और इसके अलावा हमारे जनपद के 50 आपदा मित्र हैं जो डिजास्टर मैनेजमेंट सेल के साथ रजिस्टर्ड है। तो ये प्रोग्राम हमारा लगातार चलता रहता है और आगे भी हम इसको पूरे जनपद में कराते रहें। माध्यम से हम यही अवेयरनेस देना चाह रहे हैं, जो नियम में चेंज हुआ है अब कि किसी भी दुर्घटना पीड़ित की मदद करने पर अब जो मदद करने वाला व्यक्ति है उससे पूछताछ नहीं की जाएगी। ये सारे नियमों की जानकारी हम बच्चों को दे रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। जसपुर में लगातार एक के बाद एक अवैध चिकित्सालय पर प्रशासन की ओर से छापेमारी की जा रही है, लेकिन नगर में अवैध अस्पताल जमकर स्वास्थ्य विभाग को ठेंगा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। जसपुर में हेल्थ केयर सेंटर में छापेमारी की गई, जिसमें 3 महिलाएं अस्पताल में उपचार के लिए बैठी थी। अचानक टीम की देखरेख में हड़कंप भी मच गया। आपको बताते चले कि छापेमारी में चिकित्सक अधिकारी ने बताया कि अवैधानिक रूप से चल रहे अस्पताल से प्रतिबंधित इंजेक्शन भी बरामद हुए हैं और जिसके बाद में जसपुर पुलिस ने अस्पताल को सील कर दिया है। मौके से चिकित्सालय संचालक फरार हो गए। अधीक्षक की तहरीर पर थाने में मुकदमा भी दायर कर दिया गया है। एक अवैध क्लिनिक चल रहा है। आज हमने अपनी टीम के साथ यहाँ पे छापा मारा तो पता लगा कि यहाँ पे अंदर बाहर कोई बोर्ड नहीं है, कुछ नहीं है। उसके बावजूद अंदर यहाँ पे काफी मात्रा में दवाइयाँ हैं। अंदर लेबर टेबल पड़ी हुई है, ओटी के सामान है और उससे रिलेटेड काफी सामग्री यहाँ पे पाई गई है। और इसमें जो है मेन ये है कि एनटीपीएस के अंतर्गत जो प्रतिबंधित दवाइयाँ हैं वो भी यहाँ से मिली है। तो पुलिस को बुला दिया गया है और यहाँ से मजिस्ट्रेट को भी, एसडीएम साहब को भी खबर कर दी गई, क्योंकि एसडीएम साहब अभी शायद बाहर है कहीं स्टेशन पे, तो वहाँ में यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। उनको फोन से सूचना दी गई है और उसकी सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है। उसमें FIR दर्ज की गई। अंदर भी रखे हो? कितने डब्बे रखे हैं? तो वहीं उधम सिंह नगर में एसएसबी डी कंपनी मेलघाट के समीप स्थित ग्राउंड में भारत सरकार द्वारा आयोजित 2 दिवसीय वॉलीबॉल और बैडमिंटन टूर्नामेंट सफल समापन हो गया है और इस अवसर पर एसएसबी सितारगंज के कमांडेंट मनोहर लाल बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। टूर्नामेंट में पुरुषों की 8 वॉलीबॉल टीमों और महिलाओं की 7 बैडमिंटन टीमों ने प्रतिभाग किया है। साथ ही आपको बताते चले कि वॉलीबॉल फाइनल राउंड में मेलाघाट टीम और साथ ही बनवासा की महिला बैडमिंटन टीम को विजेता घोषित किया गया। विजेता टीमों को कमांडेंट मनोहर लाल और अतिथियों द्वारा ट्रॉफी, मेडल और साथ ही टी-शर्ट, पैंट और खेलकूद सामग्री देकर सम्मानित करते हुए उनका हौसला भी बढ़ाया गया। यहाँ के सीमांत क्षेत्र के लोग हैं, बच्चे हैं, युवा पीढ़ी है, टैलेंट स्पोर्टिंग होता है। दूसरा, ये लोग जब गेम में बिजी हो जाएंगे, गेम खेलना शुरू कर देंगे तो नशे से दूर रहेंगे और अपनी इनकी मानसिक रूप से फिटनेस और आपस की जो कोऑर्डिनेशन होता है स्पोर्ट्स के अंदर, वो चीज़ें भी इनके दिमाग में डालते हैं। साथ ही साथ हम इनको बाकी चीज़ें जो भारत सरकार द्वारा बहुत सारे प्रोग्राम हैं, उन प्रोग्राम के बारे में इनको बताया जाता है, पब्लिक को, गाँव वालों को, इस प्रकार के कि भारत सरकार क्या क्या चीज़ें जो है वो आम लोगों का, आम जन के लिए कर रही है। बहुत सारी हमने दोनों ग्राउंड
इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत वॉलीबॉल ग्राउंड और बैडमिंटन कोर्ट जो है वो यहाँ के लोगों के लिए तैयार किया है। साथ ही वॉलीबॉल, बैडमिंटन, रैकेट, शटल और बहुत सारी चीजें जो बच्चों को दी गई ताकि बच्चे आने वाले टाइम के ऊपर। तो वहीं देहरादून में गोवंशीय पशुओं के टीकाकरण के लिए वाहनों का पशुपालन मंत्री ने फ्लैग ऑफ किया है। विधानसभा परिसर से पशुपालन एवं दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने 21 लाख गौवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं के टीकाकरण के लिए पूरे उत्तराखंड में टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। पशुपालन एवं दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने भी कहा कि दुग्ध उत्पादन में कमी न हो और सभी पशुपालकों से पशुओं में टीकाकरण कराए जाने की अपील भी की जा रही है। टीकाकरण के कार्यक्रम को लेकर सौरभ बहुगुणा के लिए भी 4 वाहनों को विधानसभा परिसर से हरी झंडी दिखाई गई। पशुपालन विभाग की एक हमारी कोशिश रही कि जितने भी हमारे दूरस्थ गांव हैं, जो ग्राम पंचायतें हैं, वहां पे जो हमारे जानवर हैं उनके मालिकों को कहीं अस्पताल में ना भटकना पड़े, तो उनकी वैक्सीनेशन के लिए हमने ये प्रोग्राम शुरू किया है कि जो हमारी फुट एंड माउथ डिजीज है FND और उसके साथ साथ जो हमारी लंपी स्किन डिजीज जिसने 2 साल उत्तराखंड में काफी फैली, उसकी वैक्सीनेशन भी हमने काफी लगाए। ये प्रोजेक्ट जो है हमारा, ये हर गांव में हमारी गाड़ी जाएगी और FND और हमारे लंपी स्किन डिजीज के वैक्सीनेशन गांव-गांव ले आके लगाएंगे ताकि लोगों को परेशानी ना हो, लोगों को कहीं भटकना ना पड़े। 22 लाख के आसपास जो FND के हमारे वैक्सीनेशन है वो लगेंगे और 18 लाख के लंपी स्किन डिजीज के जो हमारे वैक्सीनेशन है वो लगने हैं। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर निर्वाचन आयोग पूरी तरह से कमर कसते हुए नजर आ रहा। तो वहीं जसपुर निर्वाचन अधिकारी गौरव सिंह चटवाल ने भी बताया कि जसपुर विधानसभा क्षेत्र में 145 बूथ बनाए गए हैं, जिनमें से कुछ बूथों को बदलकर कुछ नए बूथ भी बनाए गए। साथ ही आपको बताते चलें कि गौरव सिंह चटवाल ने भी कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में पीठासीन अधिकारियों, सेक्टर मजिस्ट्रेटों और साथ ही मतदाताओं की सुख सुविधाओं के मद्देनजर जसपुर क्षेत्र के प्रत्येक बूथों का बारीकी से निरीक्षण भी किया जा रहा है। देखिए, चूंकि अब चुनाव बिल्कुल आसान है और सर पे है, और तो इलेक्शन कमीशन से भी सभी ARO को निर्देश है कि वो अपने पोलिंग बूथ्स का भ्रमण कर लें और पोलिंग बूथ्स पे जो बेसिक फैसिलिटीज वही हम उसको देखते हैं कि रूम्स में 2 दरवाजे हों कम से कम। वैसे ये किसी जगह ये पॉसिबल नहीं भी हो पाता तो कंपलसरी नहीं है, लेकिन कोशिश यही है प्राथमिक तौर पर की जाए कि 2 दरवाजे हों, लाइन सही से लग जाए, फर्नीचर हो। तो वो चीज़ों को देखते हुए आज जो हम शहर के कुछ बूथ्स का निरीक्षण कर रहे हैं और ये आगे भी जारी रहेगा और हमें सभी बूथों को एक बार कवर करना है। सीधा आपको लेकर चलते हैं देहरादून, जहां पर उत्तराखंड विधानसभा सत्र की कार्यवाही लगातार जारी है। मैं आपसे एक चीज और कहना चाहता हूं। हम गौशाला 27,000 जानवर जो हमारा एस्टिमेट है, जो हमारा सर्वे कहता है कि पूरे उत्तराखंड में 27,000 जानवर सड़कों पे हैं आज के दिन। हम ठीक है, हम 70 नई गौशालाएं बना देंगे। हम गौशालाएं बनाने के बाद उनको उसमें रख देंगे जितनों को हम रख सकते हैं, लेकिन क्या ये इसका समाधान है? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं। ये समाधान तब होगा जब आदमी की मानसिकता बदलेगी गौ माता की तरफ। गौ माता सिर्फ बोलने से गौ माता नहीं बनेगी। हम जब उसको अपने साथ रखते हैं, उसका दूध पीते हैं, उससे उसका व्यवसाय चलाते हैं अपना, लेकिन जिस दिन वो वृद्ध अवस्था में चली जा रही है, जिस दिन वो बीमार हो जा रही है, हम ही लोग हैं जो उसको सड़कों में मरने के लिए छोड़ते हैं। आपने बोला कि कोई कानून बना दीजिए। एक आदित्य भाई, एक सेकंड, मेरी बात सुन लो। अरे सुन तो वो निराश्रित पशुओं में ही है, वो भी वही है। नहीं, एक में सुनिए, आप सुनिए धामी जी, आपने कानून की बात कही। देखिए, इसके लिए हमको करना चाहिए। आप जो कह रहे हैं, आज भी मैं जब बचपन में था तब भी देखा और आज भी मैं आपको बता रहा हूँ ना। देखिए, आप मेरे सुनिए, आप अगर मेरे निवास स्थान पर जाएंगे मथकोट में तो आज भी 2 गाय आपको मिलेंगे और जिस दिन गाय की देहांत होता तो हम खेत में ही खोद के उसको वहीं डालते। ऐसा नहीं है, लेकिन हम सबको इस मामले को उतारना पड़ेगा। अभी आपने कहा सरकार योजनाएं दे रही, हम उसका स्वागत करें, लेकिन क्या सरकार मॉनिटरिंग कर रही है धरातल पर उतर रहा? मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि आपने कहा, अभी हमारे संसदीय मंत्री जी ने कहा जिला पंचायत से सफाई के अभियान के लिए पहले गांव में लोग सफाई करते थे कूड़ादान बना के। अगर आप जिला पंचायत को दे दिया, मुंशियारी जैसे हिमनगरी पर्यटन नगरी को कूड़ेदान का जो है ढेर बना दिया आप लोगों ने। स्वामी जी 2 मिनट सुन लो मुझे। मैं आपको सब, आप कह रहे हैं धरातल पे नहीं उतर रही है। मैं 2 मिनट, मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं धरातल पे मॉनिटरिंग हम करें, हम कर रहे हैं। और मैं उसी के तर्ज पे आपको बता रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं
कि हमने 17 करोड़ रुपए जिला पंचायतों को स्वीकृत करके ऑलरेडी भेज दिए। उसकी मॉनिटरिंग हमारे तीनों विभाग जब समय समय पे हम लोग बैठ के उसकी मॉनिटरिंग करते हैं कि हम 3,500 गौवंश हम सड़कों से अभी उठा चुके हैं। और ये हम आपको इसलिए आंकड़े दे पा रहे हैं क्योंकि हम उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तीसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं तीसरी चीज आपको सदस्य जी एक सेकंड आपको बता रहा हूं। आपने सितारगंज गौशाला की एक्सपेंशन की बात, मैं कहना चाह रहा हूं माननीय अध्यक्ष जी, ये जो आप गौशाला बना रहे हैं ना, ये समाधान नहीं है। तो ये तो वही मैं आपको कह रहा हूं, मैं खुद कह रहा हूं, आपको बता रहा हूं कि जब बचपन हम थे, मैं तो जंगल किनारे रहता था, 40-50 गाय मेरी भी हुआ करती थी। हम लोग ग्वाले बन के जंगल में जानवर गाय चराते थे। आज वो प्रथा कहाँ है? आज वो खत्म हो गई है। आज अगर दूध नहीं दे रही है, जब तक दूध दिया तब तो रखा घर में, दूध खत्म हो गया वो छोड़ दिया, जानवर बुढ़ा हुआ छोड़ दिया। क्या है, क्यों ऐसा हो रहा? एक सख्त कानून बनना चाहिए कि जो जानवर जिसके घर में है वो उसको आवारा नहीं छोड़ेगा, उसका पालन पोषण। माननीय सदस्य जी मैं आपको तक नहीं होगा, तब तक माननीय सदस्य जी मैं आपको यही बता रहा हूँ, बैठे तो सुन तो लीजिए 2 मिनट। आप कानून की बात कर रहे हैं, मैं एक सेकंड बस एक सेकंड मैं बोलूं फिर आप दे दीजिएगा। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य धामी जी और गोपाल सिंह राणा जी, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं तब से कि हमने गौ सेवा आयोग की मीटिंग करके और जो है स्ट्रिक्ट कानून बनाने के लिए ऑलरेडी प्रक्रिया शुरू कर दी है। लेकिन उसको एक समस्या हमारी क्या आई कि जब ऋषिकेश और हरिद्वार के द्वारा जब हमने कुछ निराश्रित पशु उठवाए जिनके कानों में टैग लगे थे और हमने उनके ऊपर FIR कराई, उसमें समस्या क्या आई कि उसके बाद बहुत सारे प्रकरण सामने ऐसे आने लगे कि लोगों ने कान काट के और टैग हटा के तब छोड़ना शुरू कर दिया। तो आप मेरी भी समस्या समझिए, मैं कोई ऐसी स्थिति नहीं पैदा करना चाहता उत्तराखंड में जिसकी वजह से हमारी गौ माता, जिसको हम गौ माता कहें, मैं आपके साथ अलग से बैठ लूंगा, आप मुझे उपाय दे दीजिएगा। जानवर कहाँ गए? उसको अगर वो बेचता भी है उसकी भी जो है मैं आपको यही कह रहा हूँ, आप सब सदस्य जो है प्रदेश में केवल 5 लोगों को अगर कठोर से कठोर दंड करेंगे तो ये अपने आप, मैं आपको वादा कर रहा हूं कि हम आपको वादा कर रहे हैं कि हम कठोर कानून लाएंगे, बहुत जल्द लाएंगे। और मेरा एक सदस्यों से एक निवेदन भी है, मैंने पिछले सदन में भी किया था, मैं आज फिर कर रहा हूं माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से। मैंने सारे सदस्यों को एक अपना ऑफिशियल लेटर भी भेजा था कि जितनी भी गौशालाएं का DPR बना है, कृपया आप लोग अपनी विधायक निधि से हमको सहयोग करिए, क्योंकि बजट बहुत बड़ा है, हमारे विभाग का उतना बजट नहीं है। तो मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग भी हमको सपोर्ट अगर करेंगे तो हमारे लिए ठीक है। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य श्री भुवन कापड़ी जी, माननीय सदस्य श्री गोपाल सिंह राणा तथा माननीय वन मंत्री जी व माननीय पशुपालन मंत्री जी को सुनने के पश्चात मैं नियम 58 की सूचना को ग्राह्य करती हूँ। माननीय सदस्य श्री हरीश धामी जी। माननीय अध्यक्ष जी, बैठ लीजिएगा ना। आपने मेरे नियम 58 की सूचना पर मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश से वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी जो सरकारी भूमि पे जो काबिज लोग हैं उनको भूमिधरी अधिकार के मामले में पिछले कार्यकाल में भी मैं इस हाउस में लाया था। बड़ी दुर्भाग्य की बात है माननीय अध्यक्ष जी, जरा ध्यान देने की वो है, सत्ता पक्षों की ओर से माननीय सतपाल महाराज ने मुझे आश्वासन दिया था कि हम उनको भूमिधरी का परीक्षण करने के बाद अधिकार देंगे, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज तक वो जो है आश्वासन समिति तक नहीं पहुंचा। मैंने बीच में चेक करवाया, वो यहां से ही उसके जो है रिकॉर्ड ही गायब है। ये विधानसभा की एक संपत्ति है, इसकी बड़ा एक दुख की बात और ये एक सोचनीय विषय भी है। आज मैं पुनः फिर माननीय अध्यक्ष जी उसी बात को लेकर आया हूं। मुंशियारी में हमारा नया बस्ती है जिसको स्वर्गीय कालूराम जी के नाम पर जो है जिस बस्ती को बसाया गया, आज से नहीं 48 साल तो मेरी उम्र हो गई और मैंने अपने दादू से सुना है कि उस जमाने में नया बस्ती में उन्होंने जो लोग इधर उधर जिनके पास भूमि नहीं थी उन लोगों को वहां पे मुंशियारी में बसाने का काम किया। इसी तरह खटीमा में माननीय मुख्यमंत्री जी की जो पुरानी विधानसभा है उस क्षेत्र में बग्गा चौवन, वहां पे 1974 में, मेरे ख्याल से 72-74 में, चाहे मेरे धारचूला मुंशियारी के हैं या कुछ पूर्व के हमारे पूर्वीय भाई लोग हैं, उनको वहां पर बसाया गया। इसी तरह आपके लालकुआं विधानसभा में बिंदु खत्ता में लोग हैं, उसमें भी मेरी विधानसभा के, आपके बागेश्वर के, अल्मोड़े के
और इसी तरह रामनगर में कुछ एरिया हैं, उसमें पौड़ी के भी लोग हैं, सल्ट के भी, अल्मोड़े के भी हैं, और गदरपुर विधानसभा में मुंशियारी कोपा, जिसका नाम ही मुंशियारी कोपा है, जिसको खत्ते होते थे, वहां पे भी मेरी विधानसभा के लोग हैं, बागेश्वर के हैं, और इस तरह के प्रदेश के अनेक जगह हैं जहां पे आज नहीं पीढ़ी दर पीढ़ी लोग निवास कर रहे हैं, लेकिन आज उनके ऊपर एक संकट का बादल मंडरा रहा। आज हम सरकारी भूमि में जो है उनको अतिक्रमणकारी के नाम पर उनको घरों से उनको उजाड़ने का काम करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा इस सदन से निवेदन है कि आप जो भी कानूनी पहल होता है, आप उनका एक रिकॉर्ड देखिए। जो पीढ़ी दर पीढ़ी वहां पर रह रहे हैं, उन लोगों को मैं इस आपके माध्यम से सदन में माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं, सरकार का ध्यान जो है सरकार से कहना चाहता हूं कि उन लोगों को भूमि का अधिकार मिलना चाहिए। आज भी पर्वतीय क्षेत्र हैं या जिन जिन जगहों का मैंने नाम लिया, उन जगहों पे उनको वोट देने का अधिकार है। वो विधायक चुन रहे हैं, सांसद चुन रहे हैं, लेकिन अपना ग्राम प्रधान या अपना वार्ड मेंबर नहीं चुन पा रहे, या उनके जो है कागज नहीं बन रहे। जब हम अपने यूज के लिए उनका वोट ले रहे हैं लोकसभा में, विधानसभा में, तो आखिर उनको क्यों नहीं अधिकार दे रहे हैं? ऐसी क्या समस्या आ गई इस उत्तराखंड में जिसका 75% भूभाग जो है जंगल से घिरा है? आखिर हम क्या नियमन नहीं बदल सकते हैं? नियम भी तो हम ही लोग बना रहे हैं। ये सदन में हमको इसलिए बैठाया गया, सड़क या खड़ंजा बनाने के लिए नहीं, कानून बनाने के लिए हमको विधायक के रूप में जो है यहाँ पर बैठाया गया। क्या हम ऐसे कानून नहीं ला सकते कि जिससे उन जो भूमि पे बैठ रहे हैं उनको भूमि देने का अधिकार दिया जाए? आज मैं बताना चाह रहा हूं, गुंजी में जहां पर कल हम बाइबलैंड विलेज की बात कर रहे थे, जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी उस गुंजी में जिनके पास वो भूमि रही, चाहे कुटी में, गुंजी में, नाभी में, बुधी है, नबुलचू में है, आज हम कह रहे हैं कि आपको सरकारी जमीन छोड़नी पड़ेगी। आखिर किस अधिकार से? जब वहां पर कोई सेना नहीं था या कोई जाते नहीं थे, लोगों को यह भी पता नहीं था कि यह भी दुर्गम क्षेत्र है। जब उन्होंने हमारी इस मातृभूमि की, उस भूमि की रक्षा की, उन्होंने वहां पर खेती बाड़ी की, अपने आजीविका चलाया। आज जब हमको जरूरत पड़ रही है तो हम कह रहे हैं नहीं, ये सेना को दिया जाएगा, आप खाली करिए। ये कहां का कानून है? कैसा इंसाफ है? उस समय तो कोई पहाड़ों में जाना नहीं चाहता था। जब वो वहां बसे, गुंजी में बसे या हमारे जो है नया बस्ती में बसे, इसी के तरह धारचूला के कई जगह हैं, हमारा बिंदु खत्ता है, बग्गा चौवन है, उसमें किसी ने ही नहीं सोचा। जिस समय तराई में आतंकवाद का जो है प्रकोप था, उस समय पहाड़ से लोग आकर उन्होंने उस तराई को जो है उपजाऊ बनाने का काम किया। आज और हल्द्वानी के जो रामला मैदान है या हमारा हल्द्वानी का जो भोटिया पड़ाव है, वो इसलिए नाम पड़ा है। हमारे जो खत्ते होते थे, हमारे जो गांव के हमारे जो बुजुर्ग होते थे, वो जो है जाड़ों के दिनों में बकरियां लेके वहां पर आते थे, अपने पशु को लेके आते थे और वहां पर रहते थे, खेती बाड़ी करते थे 6 महीने, और धीरे धीरे उन सबको वहां से हटा दिया गया। मेरा ये कहना माननीय अध्यक्ष जी, हमको राजनीति से ऊपर उठकर, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इन लोगों की विडंबना को देखना पड़ेगा, इनकी पीड़ा को देखना पड़ेगा, और हमको चाहे वन भूमि या चाहे कुछ भी हो, हम सबको इस विधानसभा से एक कानून प्रस्ताव पारित करके भारत सरकार को भेजना पड़ेगा। जो यहाँ का अधिकार नहीं है तो वहां से भी हमको उसको पास कराकर उनको स्वामित्व का अधिकार देना पड़ेगा। मैं कहता हूं, उत्तराखंड राज्य बनने के बाद अगर कोई वहां पर बसा है, किसी ने अतिक्रमण किया है, तो बेझिझक आप उनको जो है अतिक्रमणकारी के नाम पर वहां से बेदखल करने का काम करिए। लेकिन जो उत्तराखंड राज्य बनने से पहले पीढ़ी दर पीढ़ी इन जगहों पर रह रहे हैं, अगर आज हम उनको कहें कि भाई आप अतिक्रमण में हैं, आप वन भूमि में हैं, आप नजूल भूमि में हैं, अगर आज हम उनको हटाएंगे तो उनके साथ क्या रहेगा? क्योंकि उन्होंने पहाड़ में भी अपनी जमीन जायदाद छोड़ दी, अपने भाई बंधु के नाम कर दिया, कोई बेचा नहीं, पहाड़ में कोई खरीदता नहीं था। आज पहाड़ की भूमि सोने का माफी बिक रही है, मैं जानता हूं, लेकिन उस समय पहाड़ में जाने के लिए भी लोग कतराते थे। उन्होंने उस पहाड़ की भूमि को कहा कि चाचा मैं तो तराई में चले गया, आप इसको बचाओ। और जो लोग कीड़े मकोड़े से, जंगली जानवर से, मच्छरों से डरते थे, वो पहाड़ को गए। जो नहीं डरते थे उन्होंने तराई को बसाया, तराई को उपजाऊ बनाने का काम किया। अगर आज हम कह रहे हैं कि आप अतिक्रमणकारी हैं और आपको खाली कराएंगे, तो ये कहीं ना कहीं इस उत्तराखंड के जनमानस के लिए और उत्तराखंड के उन आंदोलनकारियों के लिए, उन उत्तराखंड के शहीदों की भावना को चोट पहुंचाने का काम हुआ, जिन्होंने इस उत्तराखंड राज्य को, यहाँ के लोगों को उनके अधिकार दिलाने के लिए अपनी प्राणों की आहुति दी है, उनके साथ कहीं ना कहीं विश्वासघात होगा। इसलिए मैं माननीय अध्यक्ष जी आज इस सदन की समस्त कार्रवाई को रोकने की मांग करता हूं और इस लोक महत्व के प्रश्न पर पूरे सदन में चर्चा की मांग करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। माननीय सदस्य श्री विक्रम सिंह नेगी जी।
माननीय अध्यक्ष जी, आप घोषणा कर दो तो सबसे पहले यहाँ से टिहरी बांध के जगह हम लोग करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे विस्थापित। क्यों नेता प्रतिपक्ष जी, एक मिनट, हम तो काम करने वालों के साथ हैं। टिहरी बांध के विस्थापित कांग्रेस के साथ नहीं हो ना? नहीं, कांग्रेस में भी वर्ग 4 से लेकर वर्ग 10 तक भूमि का स्वामित्व के अधिकार देने का कानून पास हुआ। तुमने नहीं है, देखिए आपने काम किया, तुमने ना काम करने वाला से तभी तो हमारी तारीफ कर रहे हो ना। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र लगातार जारी है और यहां पर कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।